अच्छा जी, कुत्सिया इसमें सबसे पहले जो आज हम लिटरेचर की स्टोरी करने लगे हैं वो है फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। आपके जुडिशरी के सिलेबस में 5 स्टोरीज प्रिस्क्राइब हैं। उसमें सबसे पहले आज हम फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड पढ़ेंगे। फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड में डिस्कस किया जा रहा है कि पहली जो जंग अजीम हुई थी उसके बाद क्या होगा इंसानी नस्ल के साथ, ये इंसानियत का क्या होगा, क्या दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो उस हवाले से यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस हो रही हैं। फिर जो ऑथर है वो एसेस कर रहा है कि वो जायज़ा ले रहा है कि दुनिया के साथ क्या क्या हो सकता है। तो पहले मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की गई कि या तो इंसानी नस्ल का खात्मा हो जाएगा, ठीक है, या हम दोबारा से अपनी वैशी ज़िंदगी अनसिविलाइज्ड स्टेज की तरफ दोबारा से लौट जाएंगे, ठीक है, या ये पॉसिबिलिटी हो रही थी कि पूरी दुनिया की एक हुकूमत बना दी जाएगी। तो इन 3 पॉसिबिलिटीज़ की बुनियाद पर ऑथर ने अपनी यहाँ पर असेसमेंट दी है, ठीक है। पहले तो वो ये कहता है कि इंसानी नस्ल का खात्मा अगली जंग अजीम में तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर गैर मुतवक्के तौर पर अगली जंग हो जाती है दुनिया की, तो जो मुनज़्ज़म रियासतें हैं अगर तो वो बच जाती हैं तो एक टेक्निकल डेवलपमेंट की जंग शुरू हो जाएगी। टेक्निकल मतलब कि आपको पता है कि पहले प्री एरा में तो साइंटिफिक डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई थी, तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो साइंसी लिहाज से अपने आप को तरक्की देने की कोशां में लग जाएंगे, ठीक है, मतलब उसकी जद्दोजहद में लग जाएंगे। उसके बाद ये कहा गया कि अगर रेडियो एक्टिव एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो इंसानी नस्ल उससे भी तबाह होगी, और जो बच जाएंगे वो अपने आप को ये समझ रहे होंगे कि हम बड़े अपॉर्चुनेट पर्सन हैं कि हम सर्वाइव कर गए हैं, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि रेडियो एक्टिव स्प्रे की जो रेज हैं वो इतनी ड्रास्टिक है, इतनी डेंजरस हैं कि वो जल्द वो भी कॉप्सिस में तब्दील हो जाएंगे, लाशों में ढेर हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे उसमें ये कहा गया कि आपको पता है सबसे पहले जो दुनिया की सुपर पावर थी वो रशिया थी। तो रशिया ने तंजीमों पर मबनी एक यूनियन, एक एसोसिएशन बनाई थी जिसको हम सोवियत गवर्नमेंट का नाम भी देते हैं। तो ये कहा गया था कि सोवियत गवर्नमेंट का मुकाबला करने के लिए ना एक और भी सुपर पावर होनी चाहिए। तो जो दूसरी सुपर पावर वो बनाना चाह रहे थे ना, वो उस टाइम अमेरिका को बनाना चाह रहे थे, ठीक है, जिसे वेस्टर्न कैपिटलिज्म का नाम भी दिया जाता है। सोवियत गवर्नमेंट के हवाले से ख्याल किया जाता है कि वहाँ सोचने समझने की आज़ादी नहीं है, जबकि वेस्टर्न कैपिटलिज्म के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि आप अपनी मर्जी से दौलत बना सकते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको तनकीद करने का भी मौका दिया जाएगा, सोचने समझने की भी आज़ादी होगी। तो उन्होंने ये कहा कि जितनी भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो इकट्ठी होकर एक यूनियन बनाएं और सोवियत नेशन का मुकाबला करें, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहा कि मुमकिन है कि कुछ सदी तक आपको दुनिया जो आपकी ज़िंदगी है बोरियत भरी लगेगी, ठीक है, तो वहाँ पर ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। रानिया, अभी मैंने सिर्फ अभी स्टार्ट ही किया है, अभी चूंकि आप सीजे के स्टूडेंट्स हो ना, इसलिए मैंने लिटरेचर जी की मैम, स्टोरी स्टार्ट करने लगी आई जस्ट ज्वाइन। काइंडली। अच्छा ठीक ठीक है। है। ओके। फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड के हवाले से 3 पॉसिबिलिटीज हम पहले डिस्कस करेंगे। उर्दू में जितना भी मैंने एक्सप्लेन करना था ना वो मैंने कर दिया है। अब जरा इंग्लिश में पढ़ते हैं कि ये जो स्टोरी है ये किस पे। आप काइंडली अपनी साइड पे म्यूट कर दें, थैंक यू। मोमिना, आप कुछ देर के बाद ऑनलाइन हो सकती है, मैं इनको ज़रा लिटरेचर करवा रही हूँ, मैं आपको थोड़ी देर के बाद कॉल में ले लूँगी। ओके। पॉसिबल है ज़रा आधा घंटा दे दें, मैं ज़रा लिटरेचर करवा दूँ, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड में 3 पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से बात की जा रही थी कि जब पहली जंग अजीम हुई तो उसके बाद क्या पॉसिबल था कि इंसान के साथ क्या होने वाला है या इंसानियत के साथ क्या होने वाला है। एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, रिटर्निंग टू अनसिविलाइज्ड एंड बैकवर्ड लाइफ आफ्टर द टेरेबल डिजास्टर of decreasing population of the world, consolidation of the world under a single government, possessing entire control over all weapons of war। एक या तो ये होगा कि ह्यूमन लाइफ सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगी, या अनसिविलाइज्ड एरा की तरफ आप दोबारा से लौट जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कत्लो गारत हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अमवात हुई थी। या फिर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दुनिया की एक हुकूमत बना दी जाएगी जिसके पास जंग का सारा साजो आलात होगा अवेलेबल, ठीक है। अब ऑथर क्या असेस कर रहे हैं, author's assessment: extinction of the human race is not expected in the next world war. If next world war is indecisive and survival of organized state will lead to intense technical development। कह रहे हैं कि अगर गैर मुतवक्के तौर पर जंग अगली हो जाती है ना और मुनज़्ज़म रियासतें अगर सर्वाइव कर जाएंगी तो एक शदीद साइंसी डेवलपमेंट के दौर का आगाज़ होगा।
More use of radioactive explosives will lead to destruction of human race. Explosive से human race की destruction cause होगी. Outlive जो बच गए हैं, outlive will consider themselves fortunate to survive, but they will go to decay very soon. Some prefer submission to Soviet government and others prefer submission to Western capitalism. देखिए इस टाइम ना अगर आप सुपर पावर की बात करते हैं तो दो ब्लॉक्स अवेलेबल हैं. पहले प्री एरा में सिर्फ रशिया की पावर को हम सुपर पावर कहते थे. अमेरिका तो बाद में सुपर पावर बना है, तो उस टाइम ये कहा जा रहा था कि कुछ लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं कि हम सोवियत गवर्नमेंट के ताबा हो जाएं, कुछ कह रहे हैं कि हमें वेस्टर्न कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है विद रिटोरिक होप्स ऑफ हम्बर intending to persuade people that they will no longer to suffer catastrophic consequences of war. रिटोरिक होप्स ऑफ हम्बर्ग का मतलब ये है कि जब आप सिर्फ दिलासे दे रहे होते हैं ना, ज़ुबानी जमा खर्च जैसे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, झूठी तसल्लियाँ दी जाती हैं और उसके ज़रिए लोगों को कायल करने की कोशिश की जाती है कि अब आपको जंग के जो शदीद ख़तरात हैं या असरात हैं उससे आप बच जाएंगे. तो ये सिर्फ झूठी दिलासे हैं. ठीक है. Returning to backwardness will give possibilities of slow return to civilization. Sudden change will lead to endless suffering. For some centuries, life will be difficult and drab, but still hope of future of mankind. आपको यहाँ तक क्लियर है? काइंडली मुझे इनबॉक्स के जरिए बताएं, मैं आगे चलूँ. अब आगे हम पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं कि अगर साइंटिफिक वर्ल्ड वॉर होती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आगे हो सकते हैं. ये आप जो स्टोरी ये तैयार करेंगे ना, आप ये सोचें कि अभी पहली जंग अजीम हुई है और उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दुनिया के साथ क्या होने वाला है, फिर आप इस सिनेरियो को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. दोनों को क्लियर है यहाँ तक? काइंडली मुझे इनबॉक्स के ज़रिए बताएं, मैं आगे चलूँ. अच्छा जी. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइंटिफिक वर्ल्ड वॉर. डिस्ट्रक्शन फ्रॉम बोथ साइड्स. ऑब्लिट्रेशन का मतलब होता है ख़त्म हो जाना. ऑब्लिट्रेशन एंड ह्यूज कैजुअलिटीज. स्कार्सिटी ड्यू टू रेडियो एक्टिव स्प्रे. Establishment of single government either by way of victory of United States in the next World War or by victory of USSR or by agreement. Most possibilities of the alliance of nations at international level that Russia would not be strong enough to survive against emerging power that can only be achieved through dauntless and valiant leadership. अब इसमें ये अच्छा आगे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक सिंगल गवर्नमेंट बनेगी या तो यूएस उसमें जीत जाएगा, यूएसएसआर की विक्ट्री होगी उसमें. अब ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि नेशंस अपना अलायंस बना लें ताकि रशिया हिम्मत ही ना कर सके कि इमर्जिंग जो पावर बन रही है उसके आगे सर्वाइव करने की जरूरत ही ना कर सके. तो उसके लिए एक बहादुर, एक निडर लीडरशिप का होना ज़रूरी है. सक्सेसफुल रिबेलियन विल बी इम्पॉसिबल. स्पोरेडिक असैसिनेशन विल स्टिल अकर. विक्टर्स बिकम ये आईआर मिस हो गया. इररेजिस्टिबल होना था, मतलब कि जो फतह पाएंगे उनको रोकना फिर मुश्किल हो जाएगा. इररेजिस्टिबल होना था, आईआर इसके ऐड कीजिएगा. सिक्योरिंग पीस, मटेरियल कंफर्ट एंड विल बी फ्री फ्रॉम टायरानी ऑफ फियर. लेस इंक्लाइनेशन टू परसिक्यूशन. इंक्लाइनेशन यहाँ पर रुझान को कहा गया है, परसिक्यूशन कत्लो गारत, कि फिर क्या होगा, कत्लो गारत की तरफ लोगों का जो रुझान है वो कम हो जाएगा. Dominancy over citizenship. Rationales behind preferring a victory of America are that freedom of thought, freedom of inquiry, freedom of discussion, and human feelings. Russell also points out sad consequences of Russian system of government. The Russian system leads to the suppression of the intellect, the propagation of particular ideology, and narrowing science, philosophy, art, and literature, persuading the United States and British Commonwealth of the absolute necessity for a military unification of the world. Liberty is given with certain limitation, hoping that law may come to regulate the relation of nation and the world will be far better than before in the history of man. Clear है आपको? जी, यहाँ तक कोई किसी का कोई पॉइंट तो नहीं है जो आप डिस्कस करना चाहें? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो स्टोरी में मुझे इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने यहाँ पर इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लिया है. अब मैंने इसके अलावा इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन तैयार किया था, यहाँ से आप अपना आंसर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी आती है ना तो उसी में से आपका क्वेश्चन निकल सकता है. अच्छा, इन दिस ऐसे रसल विजुअलाइजेज द थ्री पॉसिबिलिटीज़. अच्छा, ये फेलियर लिखा गया, ये फेलियर नहीं है, ये फ्यूचर है, इसको मैं अपडेट कर लूँगी.
visualizes the three possibilities of the future of mankind. The first possibility: as a result of next world war, future life of mankind may cease to exist. The second is that after the next world war, only a small number of people may be left on this earth and they may begin life once more from the state of barbarism. वही जो हमने बात की गई है कि चंद लोग रह जाएंगे दुनिया में तो उन्हें दोबारा से अपनी वैश्य जिंदगी की तरफ लौट जाना होगा. And the third is the unification of the world under a single government through peaceful negotiation, if possible, and by means of war if necessary. Russell would like mankind to avoid the first two possibilities and to aim at the establishment of single world government possessing a monopoly of all the principal weapons of war and therefore in a position to ensure a stable world peace. टेबल लिखा गया है, स्टेबल है, सॉरी, स्टेबल वर्ल्ड पीस. अच्छा. He is of the opinion that it would not be possible to establish a single government for the whole world by peaceful negotiation. अब वो इस बात को रियलाइज कर रहा था कि अगर आप कहें ना कि पीसफुल वे में निगोशिएट करके एक इस्टेब्लिश कर दी जाए गवर्नमेंट तो ये भी पॉसिबल नहीं है. इन हिज ओपिनियन रशिया विल कंटिन्यू टू बी ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट मतलब जो जिद्दी होता है, एंड रिकाल्सिट्रेंट अपनी बात पे अड़ा हुआ, जो बात मानने को तैयार नहीं होता, and would never accept the proposal for a single world government. Russell therefore offers the suggestion that all the democratic nations should combine to form an alliance under the leadership of USA and should then fight a war against Soviet Russia. Russell declares himself on the side of United States, which he points out has a greater respect for the things that are necessary for a civilized way of life than Russia has. These things are freedom of thought, freedom of inquiry, freedom of discussion, and human feelings. Russell also points out the sad consequences of the Russian system of government. The Russian system leads to the suppression of the intellect, the propagation of a particular ideology, and a narrowing of science, philosophy, art, and literature. Russell admires the freedom which the USA allows to its citizens to hold any view that they like and to criticize or condemn or to find fault with any leader, however popular or eminent he might be. This kind of freedom is completely absent from Russia. जी यहाँ तक ये क्लियर है आपको? जी यहाँ तक क्लियर है? रायना आपको क्लियर है? हाँ जी मैम, मुझे क्लियर. अच्छा ठीक है. USA and Russia both realize that an atomic world war will mean the almost destruction of human race. As for a world government, this will remain a dream. The mere fact that the world government will have a monopoly of the principal weapon does not mean that there would never be rebellion by units forming the World Federation. As a close observer of world affairs, he looks at the spectacle of international strife, especially the ceaseless conflict between the democratic United States and totalitarian Soviet Russia, and offers to us his assessment of the situation. फिर एज अ ऑब्जर्वर वो ये कह रहे हैं कि जो बैन अवी सतह पर एक कोशिश जारी है उसमें देखा जा रहा है कि एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कभी ख़त्म नहीं होगा. तो अब हमें ऑफ़र किया जा रहा है कि एज अ स्पेक्टेटर्स कि इसका जायज़ा लेते हुए हम असेस करें कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है. अच्छा, इसके ये जो मास्टर्स लेवल पे भी ये इंग्लिश लिटरेचर में आता है, इसलिए ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं. तो जस्ट सबसे जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा इस हवाले से कि जो रसल का ये ख्याल है कि पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट बनानी चाहिए, या आप किस वजूहात की बना पर ये कह रहे हो कि आप यूएसए की साइड पे हो, या क्या फ्लॉज आप पाए जाते हैं रशिया की साइड पे, ये आप क्रिटिकल एवेल्यूएशन से आप उसको निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप आंसर ना भी पढ़ना चाहें ना तो आई होप कि अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जी ये आपको क्लियर है? टेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे. अभी मैं जस्ट पहले ना समरीज कंप्लीट करवा दूं तो उसको हम स्टोरीज भी पढ़ लेंगे. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आप दोनों को? आगे चलूं? जी क्लियर है? मैसेज पे बता दिया करें, आगे चलो. अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टोरी है वो ट्रूथ के हवाले से. ये बेसिकली ना फिलोसफिकल और रिलीजियस पर्पस से लिखी गई है और इसमें आपको एस्पेक्ट बताए गए हैं कि ऑब्जेक्टिव मतलब अंदरूनी एंड सब्जेक्टिव बैरूनी मतलब अंदरूनी और दाखिली तौर पे सच की क्या अहमियत है
और इसमें कंट्रास्ट पेश किया गया है कि ट्रूथ के सिंबॉलिकली कैसे प्रेजेंट किया गया है, क्यों ऐसी क्या वजूहात हैं कि झूठ के पीछे भागा जाता है, क्यों आप अवॉइड करते हो कि सच की तलाश ना की जाए। ठीक है, फिर आप ये देखते हैं कि जो आपकी डेली सोशल लाइफ है उसमें भी झूठ बोला जाता है। तो ये जो बेकन है, इनकी राइटिंग की ये एक स्पेशलिटी है कि ये चीज़ों को ब्रेविटी में पेश करते हैं। उस ब्रेविटी में मुख्तसर अंदाज में पूरा मतलब कि एक्सप्रेशन छुपा होता है जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो ये जो स्टोरी है मोरलिस्टिक मोरल वे से, प्रूडेंशियल वे से और अथॉरिटेटिव वे से इसको लिखा गया है। ठीक है, और इसमें एक हिस्टोरिकल इवेंट यहाँ पर डिस्कस किया गया कि जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब क्रूसिफिक्शन किया जा रहा था कि उन्हें उनके कील ठोंके गए थे ना सज़ा के तौर पे, उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, तो उसमें हिस्टोरिकल इवेंट यहाँ पर डिस्कस हुआ हुआ है। अच्छा जी, इसको स्टार्ट करते हैं। ऑफ ट्रूथ इज द इंडिकेटिव ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ बेकन्स माइंड एंड आर्ट, हैविंग फिलोसफिक एंड pragmatic bias of mind, matlab practical approach. Bacon shares with us the astonishing aspects of truth. In this essay, Bacon has presented the objective truth in various manifestations. Similarly, Bacon shares with us the subjective truth operative in social life. Of truth reveals Bacon in different light because he shows his moralistic leaning than his prudential attitude. However, the tone of this essay is Bacon's usual tone, authoritative. अच्छा जी, Truth is Bacon's masterpiece that shows his keen observation of human being with special regard to truth. In the beginning of the essay, Bacon rightly observes that generally people do not care for truth, as Pilate, the governor of the Roman Empire, while conducting the trial of Jesus Christ, cares little for truth. Francis Bacon opens the essay of truth with the very famous question, "What is truth?" asked by jesting Pilate. Jesting मतलब जैसे आप एक तमस्खर अंदाज में मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, लाइटली लेते हैं किसी चीज़ को। फ्रांसिस took the essay to another level by the very mention of the name of Pilate. ये रोमन एम्पायर का गवर्नर था। Since jesting Pilate was one of the people involved in the crucifixion of Lord Jesus, although Pilate was battling an internal conflict, but he gave in to the social reforms and ignored his conscience that kept telling him that Jesus was innocent. अब जो अंदर वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बैटल कर रहा था कि उसका ज़मीर कह रहा था कि ये इनोसेंट है, लेकिन मेजॉरिटी का जो प्रेशर था सोशल रिफॉर्म्स के चक्कर में वो अपने कंसाइंस को इग्नोर कर रहा था। हालांकि उसकी भी ये जस्तजू थी, वह जानना चाहता था कि सच क्या है। दिस इज़ वेयर बेकन स्टेट्स his point that it is easier to choose a known lie than to stand with the truth alone. He claims that there might have been such courageous people among our ancestors, but people no more have the guts to go ahead, put truth before themselves and stand by it. यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? No, ma'am. Francis Bacon do agree that men do make an effort to find the truth, but once they find it or get close to finding it, they either give up or the realization of truth is hard to handle, that they prefer a comforting lie which makes them feel better, wherein truth is harsh and brutal. Some of the Greek scholar and philosopher, they try to examine this, that why men love lies and run away from the truth. There has been research on why the instinct of man always favors lies and what leads towards lies rather than truth. They realize it's understandable at some places, like a poet used magnanimous words, मतलब बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करता है अपनी शायरी में, words to build a poem and to make the protagonist look grand, or merchant uses lies for financial gain or to build a customer, but it was still a mystery that was pleasure common folk finds in lies. Francis defined truth as naked and bright as the daylight. There is no work around in truth. A truth is a fact that, and there is no manipulating or denying it. मतलब उसमें एक जैसे कोई शफाफ चीज़ है, बिल्कुल वाज़ेह है, सच पे आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, ना ही कोई चीज़ उसमें मैनिपुलेट करनी पड़ती है, ना उसे आप रद्द कर सकते हो। देयर इज़ नो प्लेस फॉर प्रेजेस और एलॉजी इन ट्रूथ। प्रेजेस एलॉजी मीन्स के जैसे कि बढ़ा चढ़ा के आप किसी की तारीफ़ करते हो,
इट्स ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट एंड ब्रेफिट ऑफ एनी लॉडेटरी लैंग्वेज। जैसे कि कोई किसी की डेथ होती है ना, तो उसके एजाज़ में आप कोई स्पीच करते हैं या कोई रिटर्न कोई अपना आर्टिकल तैयार करते हैं, तो उसमें यह है कि ना तो इसमें कोई तारीफ़ की जगह है, बिल्कुल ये वाजिया है। आपको इसमें ना तो कोई ऑनेस्ट ओपिनियन होती है, इसमें किसी तरह की स्पीच करने की, बढ़ा चढ़ा कर बयान करने की ज़रूरत नहीं है। लॉडेटरी जिसमें तारीफ़ की जाती है। ट्रूथ डज नॉट डिग्निफाई मैन or sing in their honor. It merely states what it is in simplest of the language. Truth is like a pearl that shines when daylight hits it, even in the depths of the sea. But it can't raise to the standards of diamond that shines irrespective of day and night. A diamond gives an illusion of light at night, which is not there, hence feeding us a lie. Truth shows that what is as it is and does not add any element of its own. अच्छा, अब यहाँ पर मोती की बात की गई है कि समंदर की गहराई में भी ना वो चमकता है, लेकिन कभी भी वो हीरे जैसी चमक हासिल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पर्ल को रिजेंबल किया है ट्रूथ से, और डायमंड को झूठ से किया है। ठीक है, और ट्रूथ में आपको यही बताता है कि क्या चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, मज़ीद इसमें एडिशन की ज़रूरत नहीं होती। इट्स ट्रू दैट मिक्सचर ऑफ ट्रूथ एंड लाई डज साउंड पीसफुल एंड इट माइट बी really useful at instances. Men do feel good when flattered, and hence it can be used as motivating factor to make them do even better. Imagine a soldier when hear inspiring stories of military heroes will fight with double its force and may lead to better outcome in a war. A combination of truth and lies gives hope and positive attitude to the society, which may result in hardworking and creative individuals. If praise is not unreal in its description, it might not even be effective and may sound bland, खाली बिल्कुल, which nullify the entire concept of praising someone. देखें, ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर के तौर पे काम करता है कि अगर इंस्पिरेशन की स्टोरीज ना सुनाई जाएं, अगर डिस्क्रिप्शन आपको मतलब कि जो फैंटेसी क्रिएट ना की जाए, तो अफेक्टिव नहीं समझी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि तारीफ में आपको फिर बाकी चीज़ें भी डालनी पड़ती हैं उसको अफेक्टिव बनाने के लिए। Some very esteemed men deprecated poetry. अब काफ़ी काबिल जो हजरात हैं वो रद्द करते हैं, डिनाई करते हैं शायरी के हवाले से। एज अ पोर्ट्रेल ऑफ लाइज एन इमेजिनेशन टू वो मैन, वो कहते हैं कि ये झूठ के अक्स के अलावा और एक जैसे कि अपनी महबूबा के लिए हो बका कर रहा होता है। ठीक है ना, तो ये उसकी एक तख्लीक है फर्जी। दे ब्लेम पोइट्री टू बी सर्विंग रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ऑफ मैन and that poetry is filled with shadow of lies and contain very small amount of truth. Not only this, but they claim that poetry contains such lies that is not forgotten or that fades with time, but they still in the minds of men and sink in their heart, hence causing permanent damage to their realization of truth. झूठ एक ऐसी चीज़ है जिसको भुलाया नहीं जा सकता, और ना ये है कि वो वक्त के साथ साथ मध्यम पड़ जाएगी, बल्कि क्या होता है कि आपके दिलों में ये सरायत कर जाती है और परमानेंट डैमेज कॉज करती है ट्रूथ की रियलाइजेशन के हवाले से। दे बिगिन टू बिलीव द लाई मोर सो एवर एंड डिनाई द ट्रूथ कम्प्लीटली। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? थोड़ा सा ना फिलोसफिकल टच है, अब पता नहीं आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा। आगे चलो। Yes. अच्छा, it's true that lies deprive the mind of man, whereas truth enlightens it. The inquiry of truth is like a pursuit of love, wherein the lover follows his or her beloved, despite of if any obstacle. The inquiry of truth needs such indulgence. The knowledge of truth is acquiring this incredible gift, and the belief of truth is enjoying this gift. This is the ultimate nature of man in its authentic form. देखें, सच की जो तलाश है वो इसी तरह से कि जैसे एक महबूब अपनी महबूबा को हासिल करने के लिए ये भी कंसिडर नहीं करता कि कितनी ऑब्स्टिकल्स, कितनी रुकावटें हैं। ठीक है, तो सच की तलाश में यही है कि एक आप जो आपको लगता है कि आपको एक इनाम मिल सकता है, उसको आप हासिल कर सकते हैं, तो उसी यकीन के साथ आप उसे एंजॉय करते हो। द फर्स्ट क्रीचर, अब यहाँ पर एक रिलीजियस टच दिया गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से, यहाँ पर हवाला दिया है। द फर्स्ट क्रीचर when created by God was first provided with the senses
so that he can feel and relish the worldly things. And the last thing was his enlightenment, which is the power of reason. In between these two, God gave him a chance to discover himself, do good and create good. After this, God created the world out of chores so that we could have a place to habitat and pursue living. And then he blessed man with power of knowledge and reason so that we can differentiate between wrong and right. Lastly, God's लिखा गया है, यहाँ पर God ही लिखना है. Focus his light upon his few beloved men to carry his word forward. अच्छा, सबसे पहले तो his थी ना कि आप इंजॉय करो, आप महसूस करो. उसके बाद सोचने समझने की सलाहियत थी, क्या सही है क्या गलत है. और जो मुंतशिर थी ना दुनिया, उन्हीं में से एक दुनिया क्रिएट किया ताकि यहाँ पर लोग रह सकें. और उन्हें ब्लेस किया नॉलेज के साथ, रीज़न के साथ कि आप सही और गलत में फ़र्क कर सकें. ठीक है. और आखिर में क्या हुआ कि उनमें से कुछ लोगों को चुन लिया गया जो उसके काम को आगे लेके चलेंगे. ठीक है. When it is analyzed deeply, he explains that the man who lie is brave towards God and coward towards man. Here brave has been used as sarcasm, that he has the audacity to lie and book a place for himself in hell. When the day of judgment arrives, a person who has lied his entire life will have to face the wrath gussa of God and suffer his punishment. This also leads us to a more serious issue, that such decline of moral values someday will result in loss of character, and when Christ comes again, he will not find faith on earth. जी क्लियर है आपको. इसमें यही कहा गया कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे ना, चूँकि उनको ये अब अयां हो चुका है कि ये जो दुनिया है ना, इसकी असल क्या हकीकत है, तो वो यही चाहेंगे, उनको कोई ईमान नहीं रहेगा, यकीन नहीं रहेगा इस हवाले से, दुनिया के हवाले से. ठीक हो गया रायना? हाँ जी, आपको समझ आई है? जी मैम.